हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। जो चैप्टर का नाम है वो क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी। इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो सबसे फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो क्या है? चार्ज। सबसे पहला टॉपिक क्या है? चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या है? बेसिकली एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। ठीक है। तुमने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज। जो चार्ज है, चार्ज क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो चार्ज का ध्यान पे रखना है वो रखना है इसकी यूनिट। गुलाम क्या होती है? इसकी यूनिट होती है। किसकी? चार्ज की। अगला जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज कितने प्रकार का होता है? चार्ज दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। टाइप के बाद चार्ज कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर है या वेक्टर है? चार्ज जो है वो बच्चों कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब चार्ज के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब इसके बाद हमने जो ध्यान देना है वो क्या ध्यान देना है? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पे कि चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। प्रॉपर्टीज तो वैसे बच्चों बहुत होती है, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सिर्फ 2-3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा या फिर 2-3 प्रॉपर्टी पे ही डिस्कस करूंगा। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? जो लाइक चार्ज है वो क्या करेगा बच्चों? रिपेल करेगा। एंड जो अनलाइक है चार्ज वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। लाइक चार्ज हमेशा रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये क्या करेंगे? रिपेल। दो नेगेटिव चार्ज हैं ये भी क्या करेंगे? रिपेल। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल मारेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल मारेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है? चार्जेस आर एडिटिव। चार्जेस आर एडिटिव। इट मीन्स चार्ज को ऐड किया जा सकता है। एग्जाम्पल, अगर 5 कूलाम में -1 कूलाम को ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 4 कूलाम। 5 कूलाम में 1 कूलाम को ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 6 कूलाम। -5 कूलाम में -1 कूलाम करोगे, ठीक है, ऐड 5 कूलाम में, सॉरी क्या बोला मैंने, -5 कूलाम में अगर -1 कूलाम को ऐड करोगे तो कितना आएगा? -6 कूलाम। ठीक है। समझ गए होगे सर? चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। डायरेक्ट डायरेक्ट नंबर जैसे ऐड होते हैं वैसे इनको भी क्या कर दो? ऐड कर दो। इसके बाद जो टॉपिक तीसरा होगा, ठीक है, या जो प्रॉपर्टी तीसरी होगी वो क्या होगी? कंजर्वेटिव इन नेचर। चार्जेस क्या है? कंजर्व है। ठीक है। चार्जेस क्या है? कंजर्व है। अब जो लास्ट टॉपिक है या फिर जो लास्ट प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी से हो सकता है कोई न्यूमेरिकल भी आ जाए। वो क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in a body is
ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी के पास कितने होंगे? पॉजिटिव इंटीजर। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं बोलूंगा अगर किसी बॉडी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा? सही होगा। किसी बॉडी के पास 2 इलेक्ट्रॉन तो हो ही सकते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं किसी बॉडी के पास 2.2 इलेक्ट्रॉन है, क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? किसी बॉडी के पास 2.2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है? गलत। वैसे ही अगर मैं बोलूं किसी बॉडी के पास -2 इलेक्ट्रॉन है, क्या स्टेटमेंट सही होगा? गलत। किसी बॉडी का माइनस पे इलेक्ट्रॉन थोड़ी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही तो होंगे। -1 -2 तो हो नहीं सकते, ना ही 1.2 1.3 हो सकते हैं। तो ऐसे ही ये जो -2 इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, किसका? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, वो क्या होता है? Q इक्वल्स टू एन ई। क्या होता है? Q इक्वल्स टू एन ई। ठीक है, क्या होता है? Q इक्वल्स टू एन ई। Q क्या है? चार्ज। N क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q क्या है? चार्ज। ठीक है, और E क्या है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? वो है ये। ठीक है, तुमको जो क्वेश्चन में मिलेगा बड़ी बुक्स में, ठीक है, वो हो सकता है प्लस माइनस ई करके दिया हो, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ई को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और नेगेटिव चार्ज होगा तो ई को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हम सेकंड टॉपिक पे देखते हैं। सेकंड टॉपिक इस चैप्टर में जो है वो क्या है? करंट। करंट क्या होता है? बेसिक डेफिनेशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। ठीक है, चार्ज के फ्लो होने के रेट को क्या बोला जाएगा? करंट। मतलब कितने समय में कितना चार्ज बह रहा है। इसका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। आई इक्वल्स टू क्या आएगा? क्यू बाई टी। ठीक है, क्यू क्या है? चार्ज है। क्यू क्या है? चार्ज है। ठीक है, जो चार्ज है, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मैं लिखना पहले भूल गया हूं, ध्यान रखना, जो चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे किया जाता है? क्यू से। ठीक है, और कई किताबों में हो सकता है ये स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट किया हो सकता है कई किताबों में क्या हो, या तो कैपिटल क्यू या तो स्मॉल क्यू। तो ऐसे ही जो करंट है, करंट को भी किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? आई से। और करंट का जो डेफिनेशन है वो क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इस करंट या फिर इज कॉल्ड करंट, जो कहना चाहो। इसका जो फॉर्मूला आएगा क्या आएगा? आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों? एम्पियर, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ए से। और एक कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर का मतलब इस करंट को, देखो ये चलो ये चीज थोड़ी अच्छे से समझना, करंट के बाद डायरेक्शन होती है, लेकिन फिर भी उसको क्या ट्रीट किया जाता है? स्केलर क्वांटिटी ट्रीट किया जाता है। इसको वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट नहीं करते हैं। उसका रीजन यह है, कुछ वेक्टर के स्पेसिफिक लॉ होते हैं, उन लॉ को करंट फॉलो नहीं करता है। अब वो लॉ क्लास 10th में तो है नहीं, तो उसके बारे में बात करने को फायदा है नहीं। ठीक है, सो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम करंट को क्या ट्रीट करेंगे? स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन होने के बावजूद। ये चीज ध्यान रखना। अब इसके बाद एक नोट लिखते हैं। ठीक है, एक नोट। वो नोट क्या रहेगा? करंट को नापा कैसे जाता है, करंट को मेजर कैसे किया जाता है। करंट को मेजर किया जाता है, एक डिवाइस है जिसका नाम क्या है? एमीटर। मैं लिखता हूं, एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट। ठीक है, एमीटर को यूज किया जाता है करंट को मेजर करने के लिए।
और ये जो एमीटर है किस में कनेक्ट होता है? एंड कनेक्टेड इन सीरीज। मैं लिख देता हूं एंड कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब एमीटर को करंट नापने के लिए किस में कनेक्ट किया जाता है? सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अब सीरीज क्या होता है ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, लेकिन जो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं उनको ये चैप्टर को पहले से पढ़ चुके हैं तो उनको पता है सीरीज क्या है, वो तो समझ गए। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो बस अभी थोड़ा सा एक पल के लिए याद कर लो, ठीक है, एक पल के लिए याद कर लो कि करंट को नापने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसका नाम क्या है? एमीटर, ठीक है। और वो किस में कनेक्ट की जाती है? सीरीज में कनेक्ट की जाती है, ठीक है। और इस टॉपिक में एक और चीज जो ध्यान पे रखा जाएगा वो क्या जाएगा? I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो यहां से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, क्वेश्चन का मतलब थोड़ी सी ध्यान रखी जा सकती है कि डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर क्या होगी। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन आएगी बच्चों की आएगी एक्चुअली 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। कैसे आई ध्यान देना, तुमको पहले ही पता है एज I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। आई क्या है? क्यू बाई टी। क्यू क्या है? चार्ज। टाइम क्या है? सेकंड। तो अगर क्यू की वैल्यू 1 सेकंड और टाइम की वैल्यू 1 सेकंड आ जाए तो जो करंट फ्लो होगी वो कितनी होगी? 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर इज करंट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 कूलम फ्लो फॉर 1 सेकंड। जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए बहेगा तो जो करंट प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी? 1 एम्पियर। क्लास 10th के अकॉर्डिंग एम्पियर की डेफिनेशन तो बच्चों यही है। अब जब क्लास 11th में जाओगे, ठीक है, जब क्लास 11th में जाओगे तो एम्पियर की डेफिनेशन चेंज हो जाती है, ठीक है, एक नया फॉर्मूला और आता है वहां से दी जाती है। लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन I इक्वल्स टू क्यू बाई टी से दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा टॉपिक पढ़ा जाएगा वो तीसरा टॉपिक पढ़ा जाएगा कौन सा बच्चों? इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट तो समझते होगा क्या होता होगा? करंट को बहने के लिए जो पाथ चाहिए वही क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो सिंपल सिंपल इसकी जो डेफिनेशन आ सकती है वो क्या आ सकती है? क्लोज पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज पाथ जो भी फ्लो ऑफ करंट के लिए होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक सर्किट। डायग्राम से समझते हैं, जैसे ये क्या एक बल्ब और ये क्या है? बैटरी। और ये क्या है? की के, ठीक है, ये क्या है? की मतलब स्विच है। एक बात आना, अगर मैं इस स्विच को ओपन कर दूं, अगर इस स्विच को ओपन कर दूं, ओपन का मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में हमारे मतलब जो घर पे बोला जाता है ऑफ कर दो, ठीक है। अगर मैं स्विच को ऑफ कर दूं या फिर ओपन कर दूं, ठीक है, तो क्या इसमें करंट बहेगी? नहीं बहेगी, क्योंकि स्विच क्या है? ओपन है। कंफ्यूज मत हो ना, मैं जो ओपन बोल रहा हूं, ओपन का मतलब क्या है? इस स्विच को खोल दिया, इस स्विच को खोल दिया, ऐसे समझ लो। चलो, ओपन का मतलब क्या? इस स्विच को खोल दिया, तो यहां मतलब यहां पे बीच में कुछ भी नहीं है। अगर बीच में यहां पे कुछ भी नहीं है तो क्या करंट बहेगी? नहीं बहेगी, ठीक है। लेकिन अगर इस स्विच को ऑफ कर दिया, मतलब इसके बीच में ज्वाइनिंग कर दी, फिर करंट बहेगी? बहेगी। क्यों? क्योंकि अब करंट को बहने के लिए पूरा का पूरा एक क्लोज का मिल गया, पाथ मिल गया। अगर मैं यहां पर को इसको ऐसे करके काट दूं, ये तार यहां पर को काट दूं, क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि क्लोज्ड पाथ नहीं है। और वहीं पर को अगर मैं इस तार को क्या करूं? जोड़ दूं, फिर क्या क्लोज पाथ मिलेगा? मिलेगा, ठीक है। तो करंट बहेगी। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? क्लोज पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। कॉल्ड लिखना भूल जा रहा हूं, लेकिन लिख लेना, या फिर इस इलेक्ट्रिक सर्किट भी वही हुआ, ठीक है। अब इसके बाद इस पे जो टॉपिक चौथा आएगा वो आएगा बच्चों पोटेंशियल। क्या आएगा? पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? पहले डेफिनेशन लिखता हूं फिर समझाता हूं, ठीक है। वर्क डन in moving 1 coulomb from one point
अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल की डेफिनेशन बहुत अलग अलग तरीके से दी जाती है। अभी मैंने जो डेफिनेशन दे रखी है क्लास 10th के अकॉर्डिंग सूटेबल है। ठीक है, क्लास 10th के अकॉर्डिंग इतनी याद करो, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आएगा वो सीधे क्या आएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि W अपॉन क्यू। एक पॉइंट से, मान लो एक पॉइंट यहां पे ए, इस पॉइंट से बी पॉइंट तक का लाने के लिए चार्ज को जितना भी वर्क करना पड़ेगा वो किससे दिया जाएगा, पोटेंशियल। किससे दिया जाएगा, पोटेंशियल। लेकिन चार्ज कितना होना चाहिए, 1 कूलम। तो जितना भी वर्क हम कर रहे होंगे उसको उसी चार्ज से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यूनिटरी मेथड तुमने बचपन में तो सीखा ही होगा। क्या, जैसे 10 मैगी की कॉस्ट 100 रुपए है, तो एक मैगी की कॉस्ट कितनी होगी, 100 अपॉन 10। उस कॉस्ट को उसी क्वांटिटी से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ऐसे ही मैंने जितना भी काम करा होगा या जितना भी वर्क करा होगा मैं उसको उसी चार्ज से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो एक कूलम के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है वो तो आ जाएगा, और वही क्या है, पोटेंशियल। इसकी जो यूनिट होगी वो कितनी होगी बच्चों, जूल पर कूलम। और वैसे जो लिखा जाता है बहुत बार, वो क्या लिखा जाता है, वोल्ट। क्या लिखा जाता है, वोल्ट। देखो, वर्क क्या है, जूल, क्यू क्या है, कूलम। तो एक यूनिट तो क्या होगी, जूल पर कूलम। या फिर इसको डायरेक्ट डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, वोल्ट बोल सकते हैं। वोल्ट का मतलब वी। ये जो क्वांटिटी, ये भी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। जो पोटेंशियल है बच्चों, पोटेंशियल भी डायरेक्ट डायरेक्ट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, फिर एक पॉइंट यहां पे भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, मैं नोट लिख लेता हूं। पोटेंशियल कैसे नापी जाती है, थोड़ी देर पहले हमने देखा करंट कैसे नापी जाती है। करंट कैसे नापी जाती है, एमीटर की मदद से। कोई दिक्कत, और किस में कनेक्ट की जाती है, सीरीज में। तो ऐसे ही जो पोटेंशियल नापी जाती है या फिर वोल्टेज नापी जाती है, पोटेंशियल, और पोटेंशियल को वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल को वोल्टेज भी कहते हैं। इज मेजर्ड बाई वोल्ट मीटर। किसकी मदद से नापी जाती है, वोल्ट मीटर। मतलब जो डिवाइस यूज होती है नापने के लिए वो क्या होती है, वोल्ट मीटर। एंड ये जो कनेक्ट की जाती है किसमें की जाती है, ये जो कनेक्ट की जाती है वो किसमें की जाती है, पैरेलल में। अब फिर से ये पैरेलल क्या है, जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो अभी 2 सेकंड के लिए पैरेलल क्या होता है याद कर लो। अगली वीडियो में सीरीज और पैरेलल को मैं पूरा का पूरा समझा दूंगा, और जो रिवाइज कर रहा है उसको तो पता ही है पैरेलल क्या है। ठीक है, तो वोल्टेज और पोटेंशियल को नापने के लिए वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया जाता है किसमें, पैरेलल में। अब इसके बाद इसकी जो यूनिट होती है, तो यूनिट की एक बार हम डेफिनेशन भी दे देते हैं। मैं बोलता हूं अगर डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, क्या बोला जाता है, 1 वोल्ट की डेफिनेशन दो। डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट की डेफिनेशन कैसे आएगी समझना। जो 1 वोल्ट है वो किसके बराबर होगा, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। कैसे, तुमको पता है एज V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू। सो V मतलब 1 वोल्ट, W मतलब 1 जूल और Q मतलब 1 कूलम। डेफिनेशन ऐसे आसान लगेगी। तो 1 वोल्ट की अगर डेफिनेशन देने पे आए तो हम लिखेंगे 1 वोल्ट इज पोटेंशियल डेवलप्ड, या इंड्यूस भी कह सकते हैं। ठीक है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क is done in moving 1 कूलम। जब 1 जूल का वर्क किया जाएगा एक कूलम को मूव करने के लिए, तो जो पोटेंशियल डेवलप होगी वो कितनी होगी, 1 वोल्ट। तो बच्चों पोटेंशियल में तुमको इतना ही ध्यान देना है। ठीक है, फिर पोटेंशियल के बाद जो अगला टॉपिक आएगा, टॉपिक नंबर 5वां। ठीक है, तो 5th टॉपिक क्या आएगा, वो आएगा ओम्स लॉ। वो क्या आएगा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, देखो बहुत आसान है और हर किसी को आता होगा।
मेरे हिसाब से छठी या सातवीं क्लास के बच्चे को भी आता होगा। एक बात बताना, जैसे एक 9 वोल्ट की बैटरी है और एक 100 वोल्ट की बैटरी है, करंट किसके पास ज्यादा होगी? ऑब्वियसली 100 वोल्ट वाला ज्यादा करंट देगा, किससे कंपैरिजन में? 9 वोल्ट के कंपैरिजन में। वहीं पर को एक 100 वोल्ट और एक 200 वोल्ट है, तो कौन ज्यादा करंट देगा? ऑब्वियसली 200 वोल्ट वाला ज्यादा करंट देगा। तो इसी को देखते हुए यहां पर को सीधे सीधे क्या लिखते हैं? डेफिनेशन लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मैंने यही तो कहा, जो 100 वोल्ट और 9 वोल्ट में किसकी ज्यादा करंट होगी? 100 वोल्ट की। 200 और 100 में किसकी ज्यादा करंट होगी? 100 वोल्ट की, 200 वोल्ट की। ठीक है, जिसकी वोल्टेज ज्यादा है उसकी करंट ज्यादा है। तो ये यही बोलता है ओम्स लॉ, क्या कि जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी उतनी ज्यादा करंट होगी। लेकिन साथ में कंडीशन भी बोलता है। वो कंडीशन क्या है? व्हेन जो फिजिकल कंडीशन है ना वो कांस्टेंट होनी चाहिए। फिजिकल कंडीशन कहें या फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में किस किस का नाम आ सकता है? जैसे कि टेम्परेचर है, आर कांस्टेंट। व्हेन फिजिकल क्वांटिटी लाइक टेम्परेचर आर कांस्टेंट, सो लिखें चाहे देन लिखें, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो जो वोल्टेज है ना करंट की क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहां पे जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन खुलता है वो क्या खुलता है? R। और इसी R को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अगर इसका ग्राफ बनाने पे आए, ठीक है, तो बच्चों R इक्वल टू वी अपॉन आई। सो वाई एक्सिस को V ले लेता हूं और एक्स एक्सिस को क्या ले लेता हूं? I। ये जो लाइन जाएगी इसका जो स्लोप होगा वो भी क्या देगा? रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, V इक्वल टू आई आर का ग्राफ ये आ गया। और याद रखना ओम्स लॉ में ये जो कंडीशंस हैं लाइक टेम्परेचर, फिजिकल क्वांटिटी में और कंडीशन भी आती है। मैं अभी उनकी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारे 10th के हिसाब से तुम खाली टेम्परेचर जैसी कंडीशन कुछ ऐसी होती हैं। ठीक है, तुम्हारे 10th के अकॉर्डिंग टेम्परेचर जैसी कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जो कांस्टेंट रहे, तो जो वोल्टेज है वो करंट के क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब इसके बाद ओम्स लॉ के बाद जो टॉपिक नंबर 6 आएगा वो क्या आएगा? रेजिस्टेंस। टॉपिक नंबर जो 6 आएगा वो क्या आएगा बच्चों? रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस किससे मिलके बना हुआ है? किससे मिलके बना हुआ बोलो, या फिर मैं ऐसा कहूं कि रेजिस्टेंस देखो क्या, सिर्फ रेजिस्ट याद करो। रेजिस्ट का मतलब क्या है? रोकना। रेजिस्ट का मतलब क्या है? रोकना। तो रेजिस्टेंस क्या है? एबिलिटी टू अपोज। एबिलिटी नहीं कहते, प्रॉपर्टी कहते हैं। एबिलिटी वैसा गलत वर्ड नहीं है, सही वर्ड है उसके लिए। तो हम बोलेंगे प्रॉपर्टी टू अपोज फ्लो ऑफ करंट। क्या लिखा? प्रॉपर्टी टू अपोज फ्लो ऑफ करंट। करंट की बहने की क्षमता को जो रोकेगा, करंट की बहने की जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको जो रोकेगा, मतलब करंट जो बह रही है उसको जो रोकेगा वही क्या है? रेजिस्टेंस। प्रॉपर्टी टू अपोज फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब इट इज कैलकुलेटेड बाय, इट इज कैलकुलेटेड बाय, ये कैसे कैलकुलेट की जाती है? ये कैलकुलेट की जाती है आर इक्वल टू वी अपॉन आई। कैसे कैलकुलेट की जाती है? आर इक्वल टू वी अपॉन आई। अभी हमने फॉर्मूला निकाला v इक्वल टू आई आर, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? v अपॉन आई। ठीक है, आई को नीचे लेकर आगे, तो यहीं से मैंने लिखा आर इक्वल टू वी अपॉन आई। एंड एक फॉर्मूला और होता है इसका, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ये वाले फॉर्मूले की बात अभी करूंगा जस्ट 1 सेकंड बाद। ठीक है, 1 सेकंड नहीं मतलब 1 मिनट बाद, अगला टॉपिक वही है। ये तो कहां से आया तुमने देख लिया ओम्स लॉ से, ये अभी कैलकुलेट करके दिखाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले को अभी 2 सेकंड के लिए याद कर लो। इसकी जो यूनिट होती है, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस किस फॉर्मूले की वजह से आया? ओम्स लॉ की वजह से आया। रेजिस्टेंस जो आया किसके वजह से आया? ओम्स लॉ की वजह से आया। तो इसकी जो यूनिट होगी वो भी कितनी होगी? ओम। ठीक है, या तो OHM लिख लेंगे या तो ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, ये साइन याद रखना। ये अब इसके बाद
अगली चीज जो इस पे ध्यान रखनी है, ठीक है, अगली चीज जो इस पे ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। क्या ध्यान रखना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेजिस्टर को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। एक एक करके बात करते हैं। देखो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है लेंथ। क्या है, लेंथ। तो हम लिखेंगे जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ कंडक्टर के। इसका मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जैसे कोई लेंथ अगर 1 मीटर है और वहीं पर कोई एक, मतलब ऐसा समझो एक कंडक्टर है 1 मीटर का, एक कंडक्टर है 10 मीटर का, तो जो रेजिस्टेंस है 10 मीटर वाले का ज्यादा होगा और 1 मीटर वाले का कम होगा। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। यानी कि जितना ज्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी, जितना ज्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। अब इसी का जो बी पार्ट आएगा वो क्या आएगा, मतलब जो दूसरा फैक्टर है जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो क्या है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर इसको लिखा जाएगा R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, इसका मतलब एक वायर है, एक वायर ये रही, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, एक वायर ये रही, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कितना है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो जिसका एरिया ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसका रेजिस्टेंस कम होगा लो R, और इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ये क्या होगा हाई R। रीजन, क्योंकि इसका एरिया कम है, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों जो प्रॉपर्टी है A और B, जो फैक्टर है A और B, दोनों क्या कर देते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। मैं लिखता हूं कंबाइनिंग A एंड B, ठीक है। मैं बोलता हूं कंबाइन A एंड B। जो R आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका आएगा, L बाई A। सो जो R आएगा, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो यहां पे क्या लगेगा रो, और रो क्या है रेजिस्टिविटी। ये वही फॉर्मूला आ गया जो फॉर्मूला अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहां पर को लिखा था, R इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। कैसे आया, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस को ध्यान रखना है, एक क्या है लेंथ और एक क्या है एरिया। लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों कंबाइन करूंगा तो क्या आएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, या फिर R इक्वल टू रो एल बाई ए। अब इसके बाद जो चीज ध्यान में रखी जाएगी वो क्या रखी जाएगी, यहां पर को जो रो है ये क्या है बच्चों, रेजिस्टिविटी। यहां पर को जो रो है बच्चों क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये जो रो है वो क्या है, रेजिस्टिविटी है। अब रेजिस्टिविटी को मैं अगले टॉपिक पर डिस्कस करता हूं, टॉपिक नंबर 7, और ये क्या है, रेजिस्टिविटी। टॉपिक नंबर 7 क्या है, रेजिस्टिविटी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या है। देखो बच्चों, जो रो का फॉर्मूला होगा, रो से पहले आर का फॉर्मूला, रो से पहले आर, आर क्या है रेजिस्टेंस, मैं सीधे लिखता हूं आर इक्वल टू रो एल बाई ए। सो जो रो का फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा, आर ए बाई एल। अगर आर इक्वल टू रो एल बाई ए है तो रो का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आर ए बाई एल। तो यानी कि रेजिस्टिविटी जो है वो किसके बराबर है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, यानी कि R इक्वल टू सॉरी रो इक्वल टू R। जब एरिया कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर और ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी 1 मीटर, तो यहां से आगे क्या आएगा, रो इक्वल टू R। समझ में आया, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने एरिया की वैल्यू क्या पुट कर दी 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ की वैल्यू क्या पुट कर दी 1 मीटर। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रो किसके बराबर आ गया, R। तो वहीं से मैं इसकी डेफिनेशन बना रहा हूं
resistivity is equal to resistance when area of cross section and length of conductor is 1 meter square and 1 meter respectively. स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। जब एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है, और लेंथ भी 1 मीटर हो, तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वही क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर स्क्वायर एंड 1 मीटर रेस्पेक्टिवली। सिंपल डेफिनेशन है, सीधे फॉर्मूले से क्या करनी है, लिख देनी है। अब इसके बाद इसकी जो यूनिट आएगी, देखो बच्चों, ये 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, ठीक है, ऊपर मीटर स्क्वायर था, नीचे मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो इसका जो आएगा सिर्फ मीटर स्क्वायर और मीटर को डिवाइड करके आएगा, वो क्या आएगा, मीटर। और आर की यूनिट क्या होती है, ओम। आर की यूनिट क्या होती है, ओम, ठीक है, आर की यूनिट क्या होगी बच्चों, ओम। तो इसकी जो यूनिट आएगी वो कितनी आती है, ओम मीटर। इसकी जो यूनिट आती है वो कितनी आती है, ओम मीटर। समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसको मैं सही से लिख देता हूं, 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी के बाद कुछ नोट है, हमको बस वो नोट ध्यान पे रखने हैं, ठीक है। कुछ नोट लिख लेते हैं। सबसे पहला जो नोट है वो नोट क्या आएगा, ठीक है, कुछ पॉइंट ध्यान पे रखते हैं। सबसे पहला पॉइंट बच्चों तुमको ये ध्यान पे रखना है कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो कंडक्टिविटी कम होगी या फिर कंडक्टेंस कम होगा। मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट बहेगी, मींस कंडक्टेंस इज लो। कोई दिक्कत, अगर हाई रेजिस्टेंस है तो कंडक्टेंस क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ऐसी सेकंड पॉइंट ध्यान रखना है, अगर रेजिस्टिविटी हाई होगी, हाई रेजिस्टिविटी मीन जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, लो। अगर तुम्हारी रेजिस्टिविटी हाई है तो कंडक्टिविटी बहुत ही कम होगी, जितनी ज्यादा होगी उतनी कम, ठीक है। दोनों मतलब सेम है, रेजिस्टेंस ज्यादा तो कंडक्टेंस कम, रेजिस्टिविटी ज्यादा तो कंडक्टिविटी कम। इन सिंपल अगर एक ही लाइन पे ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस चाहे रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी करंट उतनी ही कम बहेगी, ठीक है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी करंट उतनी ही कम बहेगी। अब इसी का जो तीसरा पॉइंट आएगा वो क्या आएगा बच्चों, जो रेजिस्टिविटी है डू नॉट डिपेंड ऑन पैरामीटर ऑफ कंडक्टर या पैरामीटर्स ऑफ कंडक्टर, ठीक है। रेजिस्टिविटी कंडक्टर के पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब ना तो वो लेंथ पे डिपेंड करेगी ना तो वो एरिया पे डिपेंड करेगी। रेजिस्टेंस करता है, हमने पढ़ा अभी तक का, थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, यहां पर देखो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। लेकिन रेजिस्टिविटी में ऐसा कुछ नहीं है। रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करेगी ना तो एरिया पे डिपेंड करेगी। ये जो डिपेंड करेगी किस पे करेगी, सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे। इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ये जो डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ किस पे करेगी, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी, उसके अलावा किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करेगी। सो फर्स्ट लेक्चर में आज इतना ही पढ़ते हैं। इसका सेकंड लेक्चर फिर से आएगा, ठीक है, एक और आएगा, और 2 लेक्चर में पूरी इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी क्लास 10th की पूरी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिर कराऊंगा, ठीक है। सो आज के लिए बच्चों इतना ही।
ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।